आज से 6-7 साल पहले जब पहली बार तुम्हारा फ़ोन आया था तब भी मैं नहीं समझ पाया था कि तुम खेल खेलने में इतनी प्रवीण होगी या खेल खेलना तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। मैं अपनी बात बताऊं तो वॉलीबॉल छोड़कर और कोई खेल मुझे कभी नहीं आया। यहाँ तक कि बचपन में गुल्ली डंडा आइस पाइस या चोर सिपाही में मैं बहुत फिसड्डी माना जाता था। फिर अन्य खेलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुश्ती क्रिकेट हॉकी कूद अखाड़ा आदि। वॉलीबॉल भी सिर्फ 3 साल तक स्कूल के दिनों में छठवीं 7वीं और 8वीं में था, देवी पाटन जूनियर हाई स्कूल में। उन दिनों स्कूल में नई नई अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था और पता नहीं कैसे मुझे स्कूल की टीम के लिए चुन लिया गया और उस टीम में मैं 3 साल रहा। आगे चलकर पत्रकारिता में खेलों का अपना शौक मैंने खूब निकाला। मेरा ख्याल है कि खेलों पर मैंने जितने लेख लिखे उतने किसी और विषय पर नहीं। तकरीबन सारे ही खेलों पर मेरी कलम चली, ऐसी चली कि पाठकों के साथ अखबारों के लोग भी मुझे कोई ऑलराउंडर खेल विशेषज्ञ समझते थे। पर तुम तो मुझसे भी बड़ी खेल विशेषज्ञ निकली। तुम्हें रिश्तों का खेल खेलने में महारत हासिल है। 6-7 साल पहले जब पहली बार तुमने फ़ोन किया था तो मैं किसी कन्या की आवाज़ सुनकर अतिरिक्त सावधान हो गया था। हेलो सर, मेरा नाम दिव्या है, दिव्या शाह, अहमदाबाद से बोल रही हूँ। आपका लिखा हुआ हमेशा पढ़ती रहती हूँ। जी दिव्या जी, नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जी सर, सेवा वेवा कुछ नहीं, मैं आपकी फ़ैन हूँ। मैंने फेसबुक से आपका नंबर निकाला, मेरा मन हुआ कि आपसे बात की जाए। थैंक यू जी। आप क्या करती हैं दिव्या जी? सर मैं कुछ नहीं करती, नौकरी खोज रही हूँ। वैसे मैंने एमए किया है, समाजशास्त्र में मेरी रुचि साहित्य में है। दिव्या जी बहुत अच्छा लगा, हम लोग बात करते रहेंगे। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ की गर्मजोशी, तुम्हारी बात करने की शैली बहुत अच्छी लगी। पर मैं लड़कियों की महिलाओं मामले में थोड़ा संकोची हूँ, डरपोक भी कह सकते हैं। उसका कारण यह है कि मुझे थोड़ा डर भी लगा रहता है कि क्या मालूम कब कौन मेरी लोकप्रियता से जलकर स्टिंग ऑपरेशन पर ना उतर आए। इसलिए एक सीमा के बाद मैं लड़कियों व महिलाओं से थोड़ी दूरी बनाकर चलता हूँ। पर तुम्हारी आवाज़ की आत्मीयता से मेरे सारे सिद्धांत ठह गए। दूरी बनाकर चलने की सोच पर ताला पड़ गया। उस दिन के बाद तुमसे अक्सर फ़ोन पर बात होने लगी, दुनिया जहान की बातें, साहित्य और समाज की बातें। उसी दौरान तुमने अपने नाना के बारे में बताया था। तुम्हारे नाना जी द्वारका में कोई बहुत बड़े महंत थे। तुम्हारा उनसे इमोशनल लगाव था। तुम्हारी बातें मेरे लिए मदहोश होती। उम्र में खासा अंतर होने के बावजूद मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगा था। यह आत्मिक आकर्षण था, दोस्तों का आकर्षण। तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में मिस्री सरीखी घूलती। तुम बोलती तो मानो दिल में घंटियां बज रही है। तुम्हारी हंसी संगमरमर पर बारिश की बूंदों के माध्यम से बजती जल तरंग सरीखी होती। उसके बाद जब मैं अगली बार अपने गृह नगर गांधीनगर गया तो अहमदाबाद स्टेशन पर मेरी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई। स्टेशन के सामने का ऑटो स्टैंड हमारी पहली मुलाकात का मीटिंग पॉइंट बना। उसी के पास स्थित चाय की एक टपरी पर हमने चाय पी। बहुत रद्दी चाय, पर तुम्हारे साथ की वजह से खुशनुमा लग रही थी। वैसे मैं बहुत थका हुआ था, दिल्ली से अहमदाबाद तक के सफ़र की थकान थी, पर तुमसे मिलने के बाद सारी थकान उतर गई। मैं तरोताज़ा हो गया। मैंने जैसा सोचा समझा था तुम बिल्कुल वैसे ही थी, एकदम सीधी सादी प्यारी गुड़िया सरीकी, जैसे मेरे अपने घर की एकदम मन के करीब की लड़की। मासूम सा ड्रेस सेंस, उससे भी मासूम हाव भाव, किशमिशी रंग का सूट, मैचिंग छोटा सा पर्स, खूबसूरत डिजाइन की चप्पलें, ऊपर से भीने सेठ की फुहार। सचमुच दिलकश। मैं एकटक तुम्हें देखता रह गया। आमने सामने की मुलाकात में तुम बहुत संकोची और खुददार महसूस हुई। कुछ महीनों बाद हुई दूसरी मुलाकात में तुमने बहुत संकोच से कहा कि सर मेरे लिए यही अहमदाबाद में किसी नौकरी का इंतजाम करवाइए। मैंने बोल तो जरूर दिया, पर मैं सोचता रहा कि इतनी कम उम्र में तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी घरेलू स्थिति क्या है, इस तरह कौन माँ अपनी कम उम्र की बिटिया को नौकरी करने शहर भेज सकती है। कई सवाल मेरे मन में आते रहे। मैं तुमसे उनका जवाब नहीं मांग पाया। सवाल सवाल होते हैं और जवाब जवाब। जब सवाल पसंद आने वाला ना हो तो कौन उसका जवाब देना चाहेगा। वैसे मैंने हाल में तुमसे कई सवाल पूछे, पर मुझे एक का भी उत्तर नहीं मिला। आज 20 अगस्त को जब मुझे तुम्हारा सारा खेल समझ में आया तो फिर कटु सवाल करके क्यों परेशान करूं। मेरे मन में तुम्हारी छवि आज भी एक जहीन, संवेदनशील, बुद्धिमान लड़की की है। यह छवि तब बनी जब पहली बार तुमसे बात हुई थी। फिर हमारे बीच लगातार बातों से इस छवि में इजाफा हुआ। जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो यह छवि मजबूत हो गई। हालांकि मैं तुम्हारे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। कोशिश मैंने बहुत की, पर सफलता नहीं मिली। दूसरी पारी में मैंने अपनी असफलता को जब सफलता में बदलने का फैसला किया तो मुझे तुम्हारी तरफ से सहयोग नहीं मिला। बस मैं यही चाहता था कि तुम्हारे प्यार को ना समझ पाने की जो गलती मुझसे हुई थी उसका प्रायश्चित यही है
कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को ढर्रे पर लाऊं। इसमें जो तुम्हारा साथ चाहिए वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बहरहाल 25 जुलाई को तुम फिर मेरी ज़िंदगी में एक नए रूप में आ गई, अचानक धड़धड़ाते हुए, तेज़ी से, सुपरसोनिक स्पीड से। यह दूसरी पारी बहुत हंगामा खोज रही, इसने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। मैं ठहरा भावुक इंसान, तुमने मेरी भावनाओं की नज़ाकत पकड़ी और मेरे दिल में प्रवेश कर गई। मेरे जीवन में इंद्रधनुष के सभी रंग भरने लगे। मेरे ऊपर तुम्हारा नशा, तुम्हारा जादू छाने लगा। मेरी संवेदनाएं जो कहीं दबी पड़ी थी उन्हें तुमने हवा दी और मेरी ज़िंदगी फूलों सरीखी हो गई। दुनिया जहान के कस्मे वादे की एक नई दुनिया खुल गई। हमारे तुम्हारे बीच की भौतिक दूरी का कोई मतलब नहीं रहा। बातों का आकाश मोहब्बत के बादलों से गुलजार होने लगा। तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है और तुम्हें सुर और ताल की समझ भी है। तुम जब कोई गीत, कोई गज़ल, कोई नगमा, कोई नज्म अपनी प्यारी आवाज़ में गाती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और रात दिन का अंतर मिट गया। रानी जानू, राजा सोना बाबू, सरीखे शब्द फुसफुसाहटों की मदमाती जमीन पर कानों में उतर कर मिश्री घोलने लगे। उम्र का बंधन टूट गया। मैं उत्साह के सातवें आसमान पर सवार होकर तुम्हारी हर बात मानने लगा। तुम जो कहती उसे पूरा करने लगा। मेरी दिनचर्या बदल गई। मैं सपनों के रंगीन संसार में गोते लगाने लगा। क्या कभी सपने भी सच्चे होते हैं? मेरा मानना न है कि नहीं। ज़्यादा तेजी किसी काम की नहीं होती। 25 जुलाई को हुई प्रेम कथा 20 अगस्त को अचानक रुक गई। मेरे सपने टूटने लगे पर मैंने सहनशीलता का दामन नहीं छोड़ा। मैं गंभीर हो गया था। मैं तो कोई खेल नहीं खेल रहा था, इसलिए मेरा व्यवहार पहले जैसा ही रहा। पर तुम्हारा प्रेम उपेक्षा में बदल गया। कोमल भावनाएं औपचारिक हो गई। मेरे फ़ोन की तुम अपेक्षा करने लगी। अपना फ़ोन दिन ब दिन रात भर बंद करने लगी। बातों में भी बोरियत झलकने लगी। तुम्हारा व्यवहार किसी खेल की ओर इशारा करने लगा। इस उपेक्षा से मेरे अंदर जैसे कोई शीशा सा चटक गया, बिखर गया और आवाज़ भी नहीं हुई और मैं टूटे तार सा झुक गया। लगा जैसे शरीर की सारी ताकत निचुड़ गई है। मैं विधेय सा हो गया हूँ। एक कविता याद आ गई। इतना दर्द भरा है दिल में, सागर की सीमा घट जाए, जलकर हृदय जलज बनकर जब खुशियों में खिलखिल उठता है, मिलने की अभिलाषा लेकर भंवरे का दिल दहल उठता है। सागर को छूने शशधर की किरणें भाग आती है, झूम झूम कर, चुम चुम कर, पता नहीं क्या क्या गाती है। तुम भी एक गीत यदि गा दो तो आधी व्यथा मेरी घट जाए। पर तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि मेरी व्यथा कटने वाली नहीं है। अभी जैसा तुम्हारा बर्ताव है उससे लगता है कि नहीं कटेगी। यह मेरे लिए पीड़ादायक है कि मेरा सच्चा प्यार खेल का शिकार बन गया है। मैं तुम्हारी मासूमियत को प्यार करता हूँ दिव्या, पर इस प्यार को किसी खेल का शिकार नहीं बनने दे सकता। लिहाजा मैं वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा मन तुम्हारे पास बार बार लौटना चाहेगा, पर मैं अपने दिल को समझा लूँगा। और हाँ, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बेझिझक पुकारना। मैं चला आऊँगा। तुम्हारे संपर्क का तकरीब बनकर 1 महीना मुझे हमेशा याद रहेगा। अपना ख्याल रखना।